अंतरिक्ष में कोई धातुई पदार्थ रिस रहा है और यह पृथ्वी से नहीं है। 3 एटलस नामक वस्तु 1,30,000 मील प्रति घंटे से अधिक की गति से सौरमंडल को पार कर रही है। तभी खगोलविदों ने कुछ ऐसा देखा जिसने सभी उम्मीदों को झकझोर दिया। यह किसी दूर के तारे से आया कोई साधारण बर्फीला यात्री नहीं था। यह एक ऐसा आगंतुक था जो हर सेकंड लगभग 10 पाउंड शुद्ध निकल का रिसाव कर रहा था। यह ब्रह्मांडीय मलबे का कोई यादृच्छिक मिश्रण नहीं था, न ही लोहे और धूल का मिश्रण, बल्कि परिष्कृत निकल था जिसे प्रकृति ने सामान्य रूप से न करने वाले तरीके से अलग और पृथक किया था। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें क्या गायब है। लोहा, निकल का ब्रह्मांडीय भाई, जो मरते हुए तारों के नाभिकीय केंद्र में बनता है, लगभग अनुपस्थित था। इसकी संरचना इतनी अप्राकृतिक, इतनी परिष्कृत थी कि वैज्ञानिकों ने यह अकल्पनीय बात फुसफुसाते हुए कहना शुरू कर दिया कि यह कोई धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह नहीं हो सकता, यह शायद प्राकृतिक भी ना हो। और फिर संकेत मिलने लगे। विभिन्न वेधशालाओं और अंतरिक्ष आधारित सेंसरों के आंकड़ों की गहराई में धुंधली लेकिन सुनियोजित तरंगें दिखाई देने लगीं। ऐसे पैटर्न जो प्राकृतिक रेडियो उत्सर्जन या ब्रह्मांडीय पृष्ठभूमि विकिरण से मेल नहीं खाते थे, बल्कि एक सुनियोजित संरचना से मेल खाते थे। विज्ञान जगत विस्मय से भ्रम और भ्रम से भय की स्थिति में पहुंच गया, क्योंकि अगर यह कोई चट्टान नहीं है तो फिर यह क्या है। जब शोधकर्ताओं ने 1 जुलाई 2025 को चिल्ली के एक सर्वेक्षण दूरबीन से 3 एटलस को पहली बार देखा, तो यह पहले से ही बेहद तेज गति से आगे बढ़ रहा था। पहली नज़र में यह एक दुर्लभ लेकिन स्वागत योग्य मेहमान जैसा लग रहा था, एक अंतरतारकीय वस्तु जो हमारे सौरमंडल में अब तक खोजी गई केवल तीसरी वस्तु थी। लेकिन जब विशाल दूरबीन से प्राप्त स्पेक्ट्रल विश्लेषण से डेटा मिलने लगा, तो यह खुशी जल्द ही चिंता में बदल गई। वस्तु के चारों ओर का कोमा, गैस और कणों का वह धुंधला घेरा सामान्य जलवाष्प, बर्फ या कार्बन यौगिकों से नहीं बना था। इससे शुद्ध निकल रिस रहा था। ब्रह्मांडीय दृष्टि से देखें तो निकल दुर्लभ नहीं है, बल्कि लोहे से रहित शुद्ध निकल दुर्लभ है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोयले की खान के बीच में सोने की ईंट मिल जाए। पृथ्वी पर यह प्राकृतिक रूप से नहीं होता। लोहे से निकल को अलग करने के लिए गहन औद्योगिक प्रक्रियाओं, ग्लाने, रासायनिक पृथक्करण और बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह एक तकनीक है, कोई संयोग नहीं। अंतरिक्ष में और अभूतपूर्व पैमाने पर इस वस्तु द्वारा ऐसा कर पाना चिंता का विषय बन गया। हार्वर्ड के एक खगोल भौतिक विज्ञानी ने इसे स्पष्ट शब्दों में कहा, यह कोई साधारण चट्टान नहीं है, यह कृत्रिम रूप से निर्मित है। और बस इसी तरह 3 एटलस के इर्द गिर्द की कहानी वैज्ञानिक जिज्ञासा से संभावित संपर्क में परिवर्तित हो गई। आगे के अध्ययनों ने रहस्य को और गहरा कर दिया। जेम्स वेब ने अपनी बेजोड़ अवरक्त सटीकता से 3 धूमकेतुओं के उत्सर्जन का अध्ययन किया और एक आश्चर्यजनक खोज की। यह वस्तु न केवल धात्विक निकल उत्सर्जित कर रही थी, बल्कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का अनुपात भी अब तक किसी भी धूमकेतु में देखे गए अनुपात से कहीं अधिक था। 8 भाग कार्बन डाइऑक्साइड और 1 भाग पानी। संदर्भ के लिए, हमारे सौरमंडल के धूमकेतुओं में आमतौर पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 4% होती है। यह वस्तु पूरी तरह से अलग पदार्थों से बनी थी। यह संरचना न केवल विचित्र थी, बल्कि हमारे सौरमंडल में ज्ञात किसी भी निर्माण प्रक्रिया के साथ असंगत थी। अगर यह किसी दूर के तारे से आया होता तो इसमें परिचित तत्वों, पैटर्न और संतुलन के निशान होने चाहिए थे। लेकिन 3 आईए एटलस इनमें से किसी भी नियम का पालन नहीं करता था। यह अनोखा, पराया और सुनियोजित था। यह किसी प्राकृतिक पिंड से ज्यादा किसी पेलोड जैसा लगता था, एक कैप्सूल जो किसी उद्देश्य से सामग्री ले जा रहा हो। लेकिन यह सवाल हर दिन और जोर से गूंजता जा रहा था, वह उद्देश्य क्या था? अगर इसकी बनावट ने लोगों को चौंका दिया तो इसकी यात्रा ने रोंगटे खड़े कर दिए। अंतरिक्षीय पिंड आमतौर पर हमारे ग्रहों की स्थिति के अनुकूल नहीं होते। वे अप्रत्याशित रास्तों से आते हैं, बिना किसी बाधा के तेजी से हमारे ग्रहमंडल से गुजर जाते हैं। लेकिन 3 एटलस इसके ठीक विपरीत करता हुआ प्रतीत हुआ। यह शुक्र, फिर मंगल और फिर बृहस्पति के पास से एक ही बार में इतनी असंभवता के साथ गुजरा कि वैज्ञानिकों ने इसकी संभावना 5% बताई। इससे भी बुरी बात यह थी कि इसकी कक्षा न केवल असामान्य थी, बल्कि प्रतिगामी भी थी। ग्रहों की कक्षाओं के प्रवाह के साथ चलने के बजाय यह एकतरफा सड़क पर गलत दिशा में धीरे धीरे चल रही कार की तरह विपरीत दिशा में यात्रा कर रही थी, मानो अवलोकन कर रही हो, मानो योजना बना रही हो। और इसका पेरिहेलियन, वह बिंदु जहां यह सूर्य के सबसे निकट होता, सूर्य के पीछे था,
हमारे सबसे अच्छे उपकरणों से भी छिपा हुआ था, मानो कोई या कुछ नहीं चाहता था कि हम इसके सबसे सक्रिय चरण के दौरान इसे देखें। यदि यह कोई प्राकृतिक वस्तु होती तो इन सभी विकल्पों, सूर्य के निकट से गुजरने, इसके पथ और प्रतिगामी गति की व्याख्या करना असंभव होता। लेकिन अगर यह योजनाबद्ध था तो अचानक सब कुछ समझ में आ गया। जैसे जैसे 3i एटलस सिस्टम में और गहराई तक गया, संकेत दिखाई देने लगे। न तो ऑडियो संदेश और न ही दृश्य प्रकाश, बल्कि इसके उत्सर्जन के अनुपात में अंतर्निहित धात्विक संकेत। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह शब्दों या ध्वनियों के बजाय संरचना के माध्यम से संचार का एक रूप हो सकता है। यह विचार सेट जितना ही पुराना है कि कोई भी बुद्धिमान सभ्यता ध्वनि के बजाय गणित और रसायन विज्ञान के ऐसे अनुपातों में संदेश अंतर्निहित कर सकती है जिन्हें कोई भी वैज्ञानिक रूप से साक्षर प्रजाति पहचान सके। एक सिद्धांत यह प्रस्तावित करता है कि निकल और कार्बन का अनुपात, लोहे की कमी और CO2 का अत्यधिक स्तर एक कोडित अनुक्रम का हिस्सा हैं। वस्तु की संरचना में अंतर्निहित एक धात्विक मोर्स कोड। शायद यह कोई ऐसा संदेश नहीं है जिसे तुरंत पढ़ा जा सके, बल्कि एक दीर्घकालिक संचरण है, एक भौतिक रूप में संकेत है जिसे केवल उन्नत स्पेक्ट्रोस्कोपी में सक्षम सभ्यता ही समझ सकती है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह विचार कि यह एक वोनोमन प्रोब हो सकता है, एक स्वप्रतिकृति करने वाला रोबोटिक खोजी यंत्र, नए सिरे से जोर पकड़ रहा है। क्योंकि यदि इस संकेत का अर्थ निकाला जाना है तो यह वस्तु कोई यात्री नहीं है, यह ओडिसेय एक परीक्षण है। पथ विश्लेषण के सार्वजनिक होने के तुरंत बाद आसपास के क्षुद्र ग्रहों पर नजर रखने वाली वेधशालाओं द्वारा कई सूक्ष्म विसंगतियों की सूचना दी गई। क्षुद्र ग्रह पेटी में वस्तुओं के एक समूह ने अपने पथों में सूक्ष्म लेकिन मापने योग्य बदलाव दिखाना शुरू कर दिया। ये बदलाव सौर विकिरण दबाव, टकराव या किसी भी ज्ञात गुरुत्वाकर्षण अंतःक्रिया द्वारा स्पष्ट नहीं किए जा सकते थे। इनमें एकमात्र समान कारक था। ये सभी वस्तुएं हाल ही में 3 एटलस के पथ से कुछ मिलियन किलोमीटर की दूरी से गुजरी थीं। इससे किसी भयावह घटना यानी स्थानीय गुरुत्वाकर्षण हेरफेर का संकेत मिला। दूसरे शब्दों में 3 एटलस अपने आसपास के अंतरिक्ष को ऐसे तरीकों से प्रभावित कर रहा था जैसा कोई प्राकृतिक वस्तु नहीं कर सकती। यह केवल हमारे सौरमंडल के साथ परस्पर क्रिया नहीं कर रहा था, बल्कि उसे बदल भी रहा था। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों ने इसे गुरुत्वाकर्षण फुसफुसाहट कहा, एक ऐसा शब्द जिसका उपयोग गुरुत्वाकर्षण विकृतियों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो इतनी सूक्ष्म होती हैं कि जब तक आप उन्हें खोज न रहे हों तब तक उनका पता लगाना लगभग असंभव होता है। इसके निहितार्थ बहुत व्यापक थे। यदि 3 एटलस अन्य पिंडों की कक्षाओं को सूक्ष्मतापूर्वक और निरंतर रूप से बदल सकता है, तो ये हमारे सौरमंडल की गुरुत्वाकर्षण संरचना का मानचित्रण कर रहा होगा, या इससे भी बदतर, यह पता लगा रहा होगा कि इसे अस्थिर करना कितना आसान होगा। इसके बाद जेम्स वेब ने पहेली का एक और टुकड़ा पेश किया और इससे मामला और भी पेचीदा हो गया। अपने मध्य अवरक्त उपकरण MIRI का उपयोग करते हुए दूरबीन ने न केवल 3 एटलस की सतह पर सूर्य से परावर्तित ऊष्मा को मापा, बल्कि उसके भीतर से निकलने वाले आंतरिक उत्सर्जन को भी मापा। परिणाम निष्क्रिय ऊष्मागतिकी के सभी ज्ञात नियमों को धराशायी कर गए। सूर्य से दूर जाते समय एटलस नक्षत्र का केंद्र ठंडा होने के बजाय गर्म होता चला गया। यह पैटर्न तब तक समझ से परे था जब तक कि वस्तु स्वयं ऊष्मा उत्पन्न न कर रही हो। आंतरिक रूप से यह ऊष्मा गैस उत्सर्जन, घर्षण या रेडियोधर्मी क्षय से उत्पन्न नहीं थी। यह बहुत स्थिर, एकसमान और नियंत्रित थी। यह किसी चट्टान की तरह नहीं, बल्कि एक रिएक्टर की तरह व्यवहार कर रही थी। एक स्थिर ऊष्मा संकेत जो नियमित अंतरालों पर स्पंदित हो रहा था। इन उत्सर्जनों ने एक तरंग का निर्माण किया जो हर 51.2 मिनट में दोहराई जाती थी और फिर अचानक घटकर 17.07 मिनट हो गई। बाद में पता चला कि लय में यह बदलाव वस्तु के गुरुत्वाकर्षण संकेतों के बीच के समय से बिल्कुल मेल खाता था। यह कोई संयोग नहीं था, यह एक समन्वित प्रक्रिया थी। जब हालात बेहद असामयिक लग रहे थे, तभी पृथ्वी के अपने चंद्रमा से मिली एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। 1 दशक से अधिक समय से चंद्रमा की परिक्रमा कर रहे चंद्र पुनरावलोकन ऑर्बिटर ने इसके अंधेरे हिस्से पर एक विचित्र विद्युत चुंबकीय प्रतिध्वनि का पता लगाया। यह संकेत 3 नेत्र एटलस द्वारा उत्सर्जित धात्विक आवृत्ति संकेतों से मेल खाता था। यह केवल एक दूरस्थ प्रसारण नहीं था, यह एक ऐसा परावर्तन था मानो चंद्रमा की सतह पर या उसके नीचे कुछ उसी आवृत्ति के साथ प्रतिध्वनित हो रहा हो।
इसका मतलब यह था कि या तो 3i एटलस से आया सिग्नल चंद्रमा तक पहुंचकर वहां किसी चीज को सक्रिय कर चुका था, या फिर वहां पहले से ही कुछ मौजूद था जो प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार था। दोनों ही मामलों में इसने एक ऐसा साहसिक विचार सामने रखा जिसे लगभग खारिज कर दिया गया था कि 3i एटलस अकेला नहीं है और हमारा अपना चंद्रमा भी इसके मार्ग का हिस्सा हो सकता है। यदि चंद्रमा बहुत पहले से ही संपर्क के लिए तैयार था तो यह वस्तु खोज करने नहीं बल्कि पुनः संबंध स्थापित करने के लिए आ रही होगी। फिर सन्नाटा छा गया। हफ्तों तक लगातार हो रहे नियमित उत्सर्जन, आवृत्ति स्पंदनों, ऊष्मीय तरंगों और गुरुत्वाकर्षण संबंधी गड़बड़ियों के बाद सब कुछ रुक गया। वस्तु शांत हो गई। न कोई स्पंदन, न निकल का रिसाव, न तापमान में उतार चढ़ाव। पहले तो वैज्ञानिकों को लगा कि यह सेंसर की खराबी है, लेकिन जब कई वेधशालाओं ने इसकी पुष्टि की, यानी पूर्ण उत्सर्जन, सन्नाटा छा गया, तो दहशत फैल गई। यह धीरे धीरे खत्म होना नहीं था, यह जानबूझकर बंद किया गया था। कुछ बदल गया था। कुछ लोगों ने तो यह भी अनुमान लगाया कि उस वस्तु ने कोई संदेश भेजा था या वह गुप्त रूप से सक्रिय हो गई थी। समय बिल्कुल सटीक था। यह घटना चंद्रमा की प्रतिध्वनि दर्ज होने के ठीक 1 घंटे बाद घटी। ऐसा लगा मानो 3 एटलस ने एक संकेत भेजा, जवाब प्राप्त किया और फिर रणनीतिक निष्क्रियता में गायब हो गए। यह किसी वस्तु का व्यवहार नहीं है, यह किसी बुद्धिमान प्राणी का व्यवहार है। जैसे जैसे सन्नाटा गहराता गया, शोधकर्ताओं ने पिछली उत्सर्जनों की ओर रुख किया और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI द्वारा संचालित नए सिग्नल विश्लेषण उपकरणों का उपयोग करके उस ध्वनि का पुनः विश्लेषण किया जो पहले परिवेशी शोर प्रतीत होती थी। उन्हें जो मिला उससे रेडियो खगोल विज्ञान समुदाय स्तब्ध रह गया। पहले के धात्विक सिग्नल प्रवाहों के भीतर उच्च आवृत्ति वाले सूक्ष्म विस्फोट छिपे हुए थे, जो उन्नत विश्लेषण के बिना लगभग अदृश्य थे। लेकिन जब उन्हें अलग करके मैप किया गया तो उन्होंने एक आवर्ती मॉड्यूलेशन पैटर्न प्रकट किया। यह न तो यादृच्छिक था, न ही पर्यावरणीय, बल्कि एल्गोरिथम आधारित था, रासायनिक अनुपातों के भीतर अंतर्निहित एक द्विआधारी धारा। ऐसा लग रहा था मानो 3i एटलस आणविक उत्सर्जनों का उपयोग करके डिजिटल जानकारी प्रसारित कर रहा हो, संचार का एक ऐसा उन्नत रूप जिसे केवल वास्तविक समय आणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी में सक्षम सभ्यता ही डिकोड कर सकती थी। दूसरे शब्दों में कहें तो यह कभी छिपने की कोशिश नहीं कर रहा था। ये एक ऐसी भाषा में बोल रहा था जिसे समझने की हमारी समझ अब तक नहीं थी। और सवाल सिर्फ ये नहीं था कि संदेश में क्या कहा गया था, बल्कि यह भी था कि यह किसके लिए था। एक पूरी तरह से असंबंधित पिंड से आए रेडियो विस्फोटों के तुलनात्मक विश्लेषण से सदमा और गहरा गया। FRB 2,02,01,124A के रूप में सूचीबद्ध एक गहरे अंतरिक्ष तीव्र रेडियो विस्फोट ने 3 एटलस में पाए गए सूक्ष्म विस्फोटों के लगभग समान मॉड्यूलेशन संरचना का खुलासा किया, सिवाय इसके कि यह FRB 400 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक आकाशगंगा से आया था। इसका तात्पर्य यह है कि या तो यह एक सार्वभौमिक संचार प्रोटोकॉल है या दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। और यदि वे जुड़ी हुई हैं तो 3i एटलस केवल एक आकस्मिक यात्री नहीं है, यह किसी बहुत बड़ी चीज का हिस्सा है, एक नेटवर्क, एक प्रणाली या यहाँ तक कि एक बेड़ा। इस एहसास ने वैश्विक रक्षा समुदायों में भय पैदा कर दिया। यदि ये वस्तुएं रासायनिक संकेतों, गुरुत्वाकर्षण स्पंदनों और ऊष्मीय लय का उपयोग करके आकाशगंगाओं के पार संचार कर रही हैं, तो हम केवल एक विसंगति नहीं देख रहे हैं, हम एक क्रियाशील प्रक्रिया देख रहे हैं। सत्ता के गलियारों में जैसे जैसे दहशत बढ़ती गई, एक आखिरी घटना ने स्थिति को पूरी तरह से अविश्वास के स्तर तक पहुंचा दिया। 3 एटलस पर वेब के ऑप्टिकल उपकरणों को पुनः कैलिब्रेट करने के प्रयास के दौरान खगोलविदों ने वस्तु के चारों ओर एक अजीब लेंसिंग प्रभाव देखा, जो उसके द्रव्यमान के कारण नहीं बल्कि व्यथिकरण क्षेत्र के कारण था। इसने पृष्ठभूमि के तारों को गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग के समान विकृत कर दिया। फिर भी वस्तु में इतना द्रव्यमान नहीं था कि वह ऐसा कर सके। इससे एक ही परिकल्पना सामने आई। 3 एटलस किसी प्रकार की ऊर्जा हेरफेर या आवरण से घिरा हुआ था, एक सक्रिय क्षेत्र जो इसके चारों ओर प्रकाश को विकृत कर रहा था। यह कोई बहता हुआ अवशेष नहीं था, यह एक छलावरण संरचना थी, एक ऐसी मशीन जिसे अब तक बिना पता चले चलने के लिए डिजाइन किया गया था। इससे भी बुरी बात यह थी कि क्षेत्र स्थिर नहीं था, यह उन अंतरालों पर स्पंदित होता था जो पहले पाए गए सूक्ष्म विस्फोटों से मेल खाते थे, मानो लेंसिंग विरूपण स्वयं संकेत का हिस्सा हो या शायद देखे जाने की प्रतिक्रिया हो, क्योंकि जब हमने इसे देखा तो इसने भी हमें देखा। फिर वो पल आया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी।
एक समन्वित सेंसर ब्लैकआउट। 37 सेकंड के अंतराल में हवाई, चिली, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ तक कि अंटार्कटिका में स्थित ज़मीनी वेधशालाओं ने 3 नेत्र एटलस को ट्रैक करते समय एक साथ टेलीमेट्री त्रुटियों की सूचना दी। सभी उपकरण एक ही समय के लिए बंद हो गए। यहाँ तक कि कक्षा में मौजूद उपग्रहों ने भी कुछ समय के लिए दृष्टि रेखा डेटा खो दिया। ऐसा लग रहा था मानो किसी चीज या किसी व्यक्ति ने वैश्विक सेंसर ग्रहण लगा दिया हो, जिससे उस वस्तु को देखने वाली हर आंख क्षण भर के लिए अंधी हो गई हो। लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाला मोड़ है। अंधेरा छाने के 37 सेकंड बाद 3i एटलस के प्रक्षेप पथ में एक सूक्ष्म बदलाव देखा गया। उसने अपना मार्ग थोड़ा बदल लिया था, मात्र 8 डिग्री का विचलन, जो सामान्य गति के लिए नगण्य है, लेकिन अगर जानबूझकर किया गया हो तो भयावह है। क्योंकि अगर यह जानबूझकर किया गया था तो 3 एटलस को न केवल यह पता था कि हम उसे देख रहे हैं, बल्कि यह भी पता था कि हम उसे कैसे देख रहे हैं। और उसने उस जानकारी का उपयोग गायब होने, समायोजित होने और गति करने के लिए किया, वह भी बेतरतीब ढंग से नहीं, बल्कि एक उद्देश्य के साथ। वैश्विक सेंसर ब्लैकआउट को सार्वजनिक रूप से एक ब्रह्मांडीय संयोग बताकर खारिज किया जा रहा था। तभी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से संबंध होने का दावा करने वाले एक गुमनाम मुखबिर ने घटना के कुछ ही घंटों बाद का एक आंतरिक संचार लीक कर दिया। दस्तावेज में सैन्य स्तरीय इंफ्रारेड उपग्रहों द्वारा पकड़े गए अनधिकृत डेटा स्पाइक का उल्लेख था, जिन्होंने क्षण भर के लिए उस वस्तु से उत्पन्न होने वाले ज्यामितीय समरूपता वाले थर्मल ब्लूम का पता लगाया था। रिपोर्ट में वर्णित षटकोणीय विकिरण पैटर्न वाली ज्यामिति अप्राकृतिक थी। ब्रह्मांडीय गैस उत्सर्जन में इस स्तर की समरूपता मौजूद नहीं होती। तो फिर प्रौद्योगिकी में क्या है? यह प्रकाश प्रस्फुटन 1.3 सेकंड तक चला, जो रिकॉर्ड किए जाने के लिए पर्याप्त समय था, जिसके बाद 3i एटलस ने अपनी चुप्पी फिर से कायम कर ली। इस तापीय घटना और इससे पहले हुई गुप्त विकृतियों ने अधिकृत लोगों को एक स्पष्ट संदेश दिया। कुछ सक्रिय है और वह सबके सामने छिपा हुआ है। इसी दौरान पृथ्वी के सुरक्षात्मक चुंबकीय आवरण में कुछ अजीब और गरीब घटना घटित होने लगी। पृथ्वी की निचली कक्षा में लगे मैग्नेटोमीटरों ने पृथ्वी के विकिरण कवच वैन एलन बेल्ट में एक सूक्ष्म उतार चढ़ाव दर्ज किया, ठीक उसी समय जब 3 एटलस हमारे ग्रह के कक्षीय तल के साथ संरेखित हुआ। यह बदलाव छोटा था, लेकिन यह ठीक उसी क्षण के साथ मेल खाता था जब 3 एटलस सूर्य के पीछे से गुजरा और कुछ दिनों बाद फिर से दिखाई दिया। वैज्ञानिकों ने इसे मैग्नेटोस्फेरिक हिचकी बताया, एक ऐसी घटना जो पहले केवल बड़े सौर तूफानों के दौरान ही देखी गई थी। लेकिन न तो कोई सौर तूफान आया, न कोई ज्वाला निकली और न ही इसका कोई स्पष्टीकरण मिला। कुछ लोगों को संदेह है कि यह कोई बाहरी संयोग नहीं था, बल्कि एक जानबूझकर किया गया परीक्षण था। मानो 3 एटलस हमारे ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र की कमजोरियों का पता लगाने के लिए स्कैनिंग, पिंगिंग या मैपिंग कर रहे हों। अन्य लोगों ने इससे भी कहीं अधिक गंभीर बात कही कि यह हमारी पहचान की नकल कर रहा था, घुल मिल जाना सीख रहा था, ताकि हमारे ही सिस्टम में अदृश्य हो सके। 8 अगस्त को हिंद महासागर में लगे भूकंपीय सेंसरों ने एक अत्यंत निम्न आवृत्ति वाले कंपन का पता लगाया, जो न तो विवर्तनिक हलचल से उत्पन्न हुआ था और न ही किसी जात समुद्री गतिविधि से। यह कंपन प्राकृतिक भूकंप या पानी के भीतर ज्वालामुखी गतिविधि जैसा नहीं था। यह सोनार तरंग की तरह लयबद्ध रूप से स्पंदित हो रहा था, ठीक हर 12 मिनट में दोहरा रहा था। जो बात इसे और भी भयावह बना रही थी, वह थी इसकी दिशा। त्रिभुजीकरण से पता चला कि यह सामान्य कंपनों की तरह बाहर की ओर नहीं फैल रहा था। यह ऊपर की ओर केंद्रित था, मानो उपग्रहों या कक्षा में किसी वस्तु को निशाना बना रहा हो। विश्लेषकों ने इसे ध्वनिहीन प्रभाव का नाम दिया, क्योंकि इसने उपकरणों को हिला तो दिया, लेकिन हाइड्रोफोन द्वारा पता लगाने योग्य कोई ध्वनि तरंग उत्पन्न नहीं की। यह एक उद्देश्यपूर्ण कंपन था, एक निर्देशित तरंग जो संभवतः अंतरिक्ष आधारित प्रणालियों के साथ परस्पर क्रिया कर रही थी। कोई भी प्राकृतिक व्याख्या इसके अनुरूप नहीं बैठती थी। लेकिन अगर 3 एटलस ने पृथ्वी के महासागरों के माध्यम से एक तरंग प्रेषित करके हमारे कक्षीय वलय तक पहुंचाया होता, तो यह एक ऐसे स्तर की योजना का संकेत देता जो हमारे सबसे अकल्पनीय सिद्धांतों को भी चकनाचूर कर देता। अंत में पृथ्वी की निचली कक्षा में एक निजी एरोस्पेस स्टार्टअप द्वारा संचालित एक वाणिज्यिक क्यूबैट में अजीबोगरीब खराबी आने लगी। कुछ ही मिनटों में इसका आंतरिक तापमान परिचालन सीमा से 40 डिग्री नीचे गिर गया। इसका जायरोस्कोप अनियमित रूप से घूमने लगा और सबसे बुरी बात यह थी
कि इसने एक ऐसा सिग्नल प्रसारित करना शुरू कर दिया जिसे प्रसारित करने के लिए इसे कभी प्रोग्राम नहीं किया गया था। विश्लेषण करने पर तरंग रूप 3i एटलस के उत्सर्जन में पहले पाए गए माइक्रोबर्स्ट सिग्नेचर से मेल खाता था। कुबार्ट एक सिग्नल को दोहरा रहा था जिसे उसने रिकॉर्ड नहीं किया था, बल्कि किसी तरह अवशोषित कर लिया था और वापस प्रतिध्वनित करने लगा था। इसका मतलब था कि 3i एटलस न केवल अपने सिग्नल के साथ पृथ्वी की कक्षा तक पहुंचा था, बल्कि उसने एक रिले भी स्थापित कर दिया था। उसने अपने संदेश को बढ़ाने के लिए एक उपग्रह को संक्रमित या परिवर्तित कर दिया था। ये कोई धूमकेतु नहीं था, यह एक नोड था, एक मशीन थी, एक संदेशवाहक था, या इन दोनों से कहीं अधिक कुछ था। और अब इसने अपने चक्र को पूरा करने के लिए हमारी ही तकनीक का उपयोग किया था। एक विचित्र अंतरतारकीय चट्टान से धात्विक वाष्प रिसने से शुरू हुई यह घटना विज्ञान से परे एक रहस्यमयी चीज में तब्दील हो गई है। एक ऐसी चीज जिसका सामना करने के लिए कोई वेधशाला, कोई अंतरिक्ष एजेंसी, कोई सैन्य कमान पूरी तरह से तैयार नहीं थी। 3 एटलस महज किसी दूसरे तारे से आया हुआ एक यात्री नहीं है। ये एक प्रणाली है, एक संचारक है, हमारी अज्ञानता का आईना है। हर संकेत, हर उत्सर्जन, हर विकृति ने एक ऐसा संदेश फुसफुसाया है जिसे हमने अनसुना करना चुना। आप कभी अकेले नहीं थे। इसकी कक्षा भौतिकी के नियमों को चुनौती देती है। इसकी संरचना रसायन शास्त्र के नियमों को चुनौती देती थी। इसकी खामोशी अंतरिक्ष में होने वाले किसी भी विस्फोट से कहीं अधिक प्रभावशाली थी। और जब इसने हमारे उपग्रहों, हमारे महासागरों, हमारे चुंबकीय क्षेत्र में अपना संकेत भेजना शुरू किया, तो भय ब्रह्मांडीय आश्चर्य से अस्तित्वगत भय में बदल गया। क्योंकि यह किसी बातचीत की शुरुआत नहीं है, यह तो एक नई बातचीत की शुरुआत है। जिस क्यूबैट ने अपना संकेत भेजा वह कोई खराबी नहीं थी। यह एक मुलाकात थी, एक परीक्षा थी, एक संकेत था, और हम इसमें सफल रहे। तो अब हमारे सामने एक चौंकाने वाला सच है। 3i एटलस यहाँ घूमने नहीं आया था। ये यहाँ इसीलिए आया क्योंकि ये पहले भी यहाँ आ चुका था, क्योंकि इसे पता था कि कहाँ जाना है, क्योंकि यह जानता था कि हम कौन हैं। और अब जब इसका संदेश हमारी पृथ्वी के चुंबकीय आवरण के अदृश्य धागों में गूंज रहा है, तो हमें खुद से एक बेहद सरल लेकिन डरावना सवाल पूछना होगा। जब जवाब आएगा तो क्या होगा? अगर इस वीडियो ने आपको उतना ही रोमांचित किया जितना इस रहस्य को सुलझाने वाले वैज्ञानिकों को, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपके अनुसार 3i एटलस वास्तव में क्या है, क्योंकि यह जो भी है इसका हमसे अभी काम खत्म नहीं हुआ है।